आदाब दोरुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। महाराष्ट्र में जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट सरकार के सामने नई चुनौती बनकर उभरी है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी में जारी रस्साकशी की वजह रियासत में सियासी हलचल में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद तीनों पार्टियों के लीडरान की तरफ से जबानी नश्तर तेज हैं। दरअसल इस रस्साकशी की शुरुआत कांग्रेस रियासती सदर नाना पटोले के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने आइंदा इंतखाबात अकेले लड़ने की बात कही। तो कल साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने भी महाराष्ट्र में कहा कि अगला सीएम कांग्रेस से होगा, जिसके बाद सियासी गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसका जवाब देने में शिवसेना ने देरी नहीं की। सीएम उद्धव ठाकरे ने शाम को ही कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए कहा कि जो लोग अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं उन्हें लोग जूते से पीटेंगे। जिसके बाद महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। एनसीपी ने खुलकर शिवसेना के साथ खड़े रहने और आइंदा इंतखाबात साथ लड़ने की बात कही है। इस बीच शिवसेना लीडर प्रताप सरनायक ने सीएम उद्धव ठाकरे को खत लिखकर पीएम मोदी और बीजेपी से दोबारा रिश्ते उस्तवार करने की बात कही है। इन सब के बीच अपोजिशन पार्टी बीजेपी का कहना है कि ये तीनों पार्टियां सिर्फ इख्तिदार की भूखी हैं, सिर्फ कुर्सी की चाहत में इन्होंने गुज़िश्ता 1.5 साल से अंदरूनी खलफिशार में अवाम के मुद्दों को बालाए ताक पर रखा है और मौजूदा हालात इस खेल की तर्जुमानी करते हैं। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। हमारे दरमियान दो खास मेहमान मौजूद है। विश्वास पाठक साहब हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ कृष्णा हेगड़े साहब जो कि लीडर हैं शिवसेना के और साबिक एमएलए भी रह चुके हैं, आपका भी खैर मकदम करते हैं। कृष्णा हेगड़े साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। आपकी इत्तेहादी पार्टी ये कह रही है कि वो आने वाले दिनों में चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी, तो क्या ये माना जाए कि पार्टी में अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, या फिर दूसरा पहलू इसका ये है कि प्रेशर बिल्ड करने के लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं? सना जी, कल ही नाना पटोले जी ने, उद्धव साहब ने और पवार साहब ने, इन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी एकजुट है और वो अपना टर्म पूरी करेगी। उद्धव जी ने जो कोविड में काम किया है और जो उन्होंने एक बड़े भाई की तरह पूरे महाराष्ट्र राज्य को एक दिशा दिखाई और वहां पर कोविड के सामने जो वैक्सीन लगाने का एक मुहिम किया और जो केसेस उन्होंने कम कराए और जाने उन्होंने बचाई, एक बड़े भाई की तरह उन्होंने जो दिशा दिखाई, तो आज पूरा जो महाराष्ट्र राज्य है वो उद्धव जी की तरफ देख रहा है। इससे बीजेपी को गड़बड़ हुई है। लेकिन ये बयान आखिर कांग्रेस की तरफ से आया कैसे? क्योंकि आप तीनों की सरकार एक साथ है, अगर एक भी पार्टी जाती है तो सरकार गिर जाएगी। ऐसे में किसी एक पार्टी की तरफ से ये बात कहना जाहिर सी बात है बड़ा इसके बड़े माने निकाले जा रहे हैं। देखिए, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं सरकार छोड़ रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि अगर आगे इलेक्शन होगी तो हम अकेले दम पे लड़ेंगे। उसके बाद उनका क्लैरिफिकेशन आया कि 5 सालों के लिए शिवसेना का ही मुख्यमंत्री रहेगा। और मुझे आप एक बात बताइए, शिवसेना हो या फिर कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो या फिर बीजेपी हो, हर पार्टी को एक हक है कि अपना जनाधार बढ़ाए, अपनी जो ताकत है वो राज्य में बढ़ाए, और उसी तरह हम काम कर रहे हैं और लोगों के हित में काम कर रहे हैं। जिनको लोग पसंद करेंगे वो लोग उनको चुनेंगे और इसमें कोई बात नहीं है। और आने वाले दिनों में आज हमारे सामने कोविड का संकट है। आने वाले 1 साल के बाद, 8 महीने के बाद बीएमसी का इलेक्शन है। जो पार्टी लोकल बॉडी इलेक्शन में लड़ेंगे तब हम देखा जाएगा, और विधानसभा का इलेक्शन और लोकसभा का इलेक्शन तो जितनी आसानी से सर आप इसका जवाब दे रहे हैं उतनी आसानी से लोग इसे ले नहीं रहे हैं। 2 साल बाद है, तो 2 साल के बाद का जो चर्चा है वो आज करके हम क्यों करें? नहीं तो चर्चा हो रही है ना, इसे तो इत्तेहादी पार्टी ने आपकी शुरुआत की इससे, और एक नहीं 2 लीडरों ने इस तरह के बयान दिए, जिसके बाद तो हम चर्चा के लिए बैठे हुए यहाँ पर। लोगों के जहन में सवाल है कि क्या पार्टी साथ में रहेगी या क्या होगा। नहीं, प्रताप सरनायक जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वो हमारे वरिष्ठ विधायक है, मेरे साथी रह चुके हैं। प्रताप सरनायक जी के ऊपर जो ईडी लगा है, सीबीआई लगा है, उनके पास एक केस, उनके ऊपर एक केस लगाया, वहां से निकलने की उन्होंने कोशिश की तो दूसरा केस लगाया, वहां से उन्होंने निकलने की कोशिश की तो तीसरा केस लगाया। प्रताप सरनायक जी का यह बोलना है आला कमान को, हमारे पक्ष प्रमुख को, कि भाई हमको इतना तकलीफ हो रहा है। ये जो उनका जो लेटर है वो है कि बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट ईडी और सेंट्रल एजेंसीज लगा के उसको प्रताप सरनायक को निजी तौर पे, फैमिली तौर पे
पर्सनल लाइफ उसका कैसा डिस्ट्रॉय कर रही है और उसको तकलीफ दे रही है। उन्होंने एक पत्र लिखा है, ठीक ये है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, लेकिन इस पत्र में वो क्या कहते हैं इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं विश्वास पाठक साहब के पास जाना चाहूंगी। विश्वास साहब, अंदरूनी खलफिशार को जो अभी ट्रिपल इंजन की सरकार में जारी है, इसे भारतीय जनता पार्टी किस नजरिए से देखती है? क्या आप मानते हैं कि ये सियासी उठापटक है? सानत जी, देखिए, हेगड़े साहब ने जो कहा मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। बात सही है, हर पार्टी को अपनी अपनी ताकत बढ़ाने की उनको मनीषा होनी चाहिए और उन्होंने प्रयास भी करना चाहिए। नाना पटोले साहब नए नए अभी अध्यक्ष बने हैं महाराष्ट्र के, उनको भी अपना परफॉर्मेंस दिखाना है। मुंबई में भाई जगताप है, वो भी नए नए अध्यक्ष बनाए, तो दोनों ने भी अपने तरफ एक ध्यान बटोरने के लिए एक स्टेटमेंट देना चालू कर दिया कि हम हमारे बलबूते पर लड़ेंगे जी। लड़े वो, हम उनको शुभेच्छा देते, लड़ना भी चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है जान लीजिए, गत 30 वर्ष से महाराष्ट्र में कांग्रेस, इस नेशनल कांग्रेस, ये नंबर 1 पार्टी कभी बनी ही नहीं। उनका जब मुख्यमंत्री भी था तब एनसीपी की सीटें ज्यादा थी। अगर आप केंद्रीय स्तर पे या नेशनल लेवल पे अगर देखते हो स्थिति क्या है जी। तो जब जब राज्यों में चुनाव होते हैं तो इनके राहुल गांधी जो अध्यक्ष है, मुखिया है, वो हर राज्य में, फिर अगर उत्तर प्रदेश है तो एक अखिलेश यादव ढूंढते हैं, बिहार में जाते हैं तो वो दूसरे यादव ढूंढते हैं, बंगाल में जाते हैं तो ममता के साथ लेना चाहते हैं, लेकिन ममता ने उनको ठुकरा दिया इस बार। तो बिना किसी के सहारे इलेक्शन तो लड़ ही नहीं सकते हैं। नेशनल लेवल पे इनकी जो हालत है वो हालत राज्य स्तर पे भी है। इस पूरी परिस्थिति में वो अकेले दम पे कैसे लड़ेंगे और उनका मुख्यमंत्री कैसा बने, उसका भी उन्होंने चिंतन करना चाहिए। इतना ही कहना चाहते हैं, साथ ही साथ हम उनको ऑल द बेस्ट भी कहते हैं। अब बात रही महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में ये जो 3 पार्टियां हैं, इनकी जो सरकार है ये पूरी तरह अप्राकृतिक, अननेचुरल ऐसी सरकार बनी है। लोगों का इनको मैंडेट तो था नहीं, और लोगों का जब मैंडेट नहीं था तो इनको जो भी मिला ये बोनस में मिला है। इनको मालूम है वापस 5 साल क्या धूम चून के तो आना नहीं है। इनका एक ही धर्म है, एक ही काम है, बस पैसे जुटाओ, भ्रष्टाचार करो। इसी प्रकार से सरकार चल रही है। कोरोना में महाराष्ट्र में क्या देखा, तो महाराष्ट्र कोविड 1 में और कोविड 2 में सबसे हाईएस्ट केसेस महाराष्ट्र में थी, सबसे हाईएस्ट डेथ महाराष्ट्र में थी। 70,000 प्रतिदिन कोविड 2 में ऐसे महाराष्ट्र में केसेस हो रही थी। ऑक्सीजन की किल्लत इन्होंने बराबर संभाल नहीं पाए। हमारे माननीय नितिन जी गडकरी ने पूरा जब सपोर्ट किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। रेमडेसिविर का भी विषय ऐसी था, जो डेथ्स थी, नंबर ऑफ डेथ्स, वो भी छुपाने का इन्होंने काम किया। और जनता यहाँ पे पूरी त्रस्त हो गई है। अब जनता त्रस्त हो गई है, जनता इनको सबक सिखाएगी। ये डर से इन्होंने जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये सब बातें चालू की है। ठीक है, कृष्णा हेगड़े साहब ये कह रहे हैं कि अननेचुरल अलायंस था जिसका खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिधर सरकार का ध्यान रहना चाहिए सरकार का उधर ध्यान नहीं, बल्कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए सरकार बचाने पर ध्यान है। एक तरीके से उनकी बात भी सही है, जब अपने सरकार को बचाने में, लोगों को मनाने में और उनकी नाराजगी को दूर करने में लगी रहेगी सरकार, तो फिर लोगों के कामकाज कब करेगी? सना जी, अगर शिवसेना ने एनसीपी के साथ अलायंस किया तो ये अनहोली अलायंस हो गया, अननेचुरल अलायंस हो गया। लेकिन बीजेपी ने मुफ्ती महबूबा के साथ अलायंस किया कश्मीर में तो बहुत ही नेचुरल अलायंस हो गया। अगर उन्होंने दूसरे मायावती के साथ किया यूपी में तो बहुत नेचुरल अलायंस हो गया। ये तो इनकी दोगले तरीके की भाषा है। ये 2 भाषा बोलते हैं, एक लोगों के लिए और एक खुद के लिए। दूसरी उनकी बात है कि ऑक्सीजन का किल्लत था, वैक्सीन का किल्लत था, रेमडेसिविर का किल्लत था। रेमडेसिविर के किल्लत में उनका पूर्व मुख्यमंत्री खुद लोकल पुलिस स्टेशन में जाके ऐसे आदमी का तरफदारी और ऐसा आदमी का डिफेंस करता है, ऐसा फार्मास्यूटिकल कंपनी का डिफेंस करता है कि अगले दिन मैंने उसका भांडा फोड़ा कि रेमडेसिविर की ये कंपनी ब्लैक कर रही थी। उसके पहले जो ऑक्सीजन नहीं था तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की, रेमडेसिविर प्रोवाइड करने की। वैक्सीन की किल्लत इतनी थी, महाराष्ट्र आज सबसे ज्यादा वैक्सीन दे चुकी है अपने लोगों को, लेकिन केंद्र सरकार का वैक्सीन किधर है? आज भी उन लोग कह रहे हैं कि भाई हम अप्रूवल देते हैं। आप कहते हैं कोवैक्सीन को WHO का अप्रूवल नहीं है आज तक। जो हमारे देश का दूसरा वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन को WHO का अप्रूवल नहीं है आज तक। स्पुतनिक लेके आने की बात करते हैं, उसका अप्रूवल नहीं है आज तक। जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन है,
बाहर देश में, फाइजर का वैक्सीन है, इतने सारे वैक्सीन पूरे दुनिया में आए हैं, उनको इंडिया में नहीं लेके आते, यहाँ पर खिल्लत पैदा कर दिया और 7 करोड़ वैक्सीन जो हमारे देश का था उसको एक्सपोर्ट करके दूसरे देश में फ्रेंडली रिलेशन जताने के लिए किया। यहाँ 7 करोड़ लोगों की जानें बचती थी, तो उसके बारे में विश्वास जी का क्या कहना है? वो कुछ वो कहेंगे नहीं। उसके ऊपर जो वो कह रहे हैं कि 3 पहिया की सरकार है, ऑटो रिक्शा की सरकार है। देखिए, ऑटो रिक्शा एक गरीब इंसान का वाहन है, उसका मजाक मत उड़ाइएगा। मैं ये विश्वास जी और बीजेपी को कहना चाहता हूं, ये जो ऑटो रिक्शा है वो गरीब लोगों का वाहन है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी एक गरीब लोगों का वाहन है, गरीबों के लिए काम करेगी, गरीबों के हित के लिए काम करेगी। विश्वास पाठक साहब, महाविकास आघाड़ी सरकार एक ऑटो है और गरीबों की गाड़ी है वो। महाविकास आघाड़ी सरकार यानी ऐसी सरकार है जिन्होंने गरीबों का ऑटो चुरा कर ले भाग चले हैं और इतनी जोर से भाग रहे हैं कि जिस पहिया से उनका पैसा मिले वो पहिया जुटाने का काम कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार में मुझे ये बताइए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आए थे, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या था? इन्होंने क्या किया? मैं हेगड़े साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि गत 1.5 साल में इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जो जनता उनको अप्रिशिएट करे? ना इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ उनका ख्याल है। मैं जब ऑक्सीजन की किल्लत की बात करता हूँ, ऑक्सीजन ये पीएम केयर फंड से सैंक्शन होने के बावजूद भी इस सरकार ने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन प्लांट्स क्यों नहीं लगाए? एडिशनल ऑक्सीजन प्लांट्स क्यों नहीं लगाए? क्यों बाहर से पूरा ऑक्सीजन लाना पड़ा? विषय ये है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि तीनों सरकार का कॉमन प्रोग्राम एक ही है, पैसा जुटाओ, पैसा कमाओ। हाँ। नहीं, लेकिन एक बात का मैं जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी विश्वास पाठक साहब, जो एनसीपी के लीडर हैं प्रताप सरनायक, जिनका कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था, जो उन्होंने लेटर लिखा, उस लेटर में ये कहा है कि शिवसेना दोबारा बीजेपी से रिश्ते उस्तवार करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब जाए, क्योंकि ईडी के जरिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। अगर इसका मतलब ये निकलता है कि बीजेपी के दामन में और बीजेपी से हाथ मिलाने पर उन्हें ईडी परेशान नहीं करेगी, तो एक तरीके से तो आप पर ये इल्जाम लग रहा है। बिल्कुल गलत है। देखिए, प्रताप सरनायक उन्होंने अपने लेटर में यही कहा है। हाँ, प्रताप सरनायक जी को क्या लगता है, वो अपने उद्धव ठाकरे जी से क्या कहना चाहते हैं, वो बात उनके अंदरूनी मामला उसके बीच में नहीं जाएगी। लेकिन आपकी पार्टी को लेकर वो बोल रहे हैं सर। हाँ, नहीं, लेकिन देखो, कोई भी व्यक्ति रहो, अगर वो एक जनरेशन में 1000-2000 करोड़ का अगर उसकी लागत होती है, उसके एसेट्स बिल्डअप होते हैं, तो किस प्रकार से बिल्डअप हो गए ये पूछने का अधिकार ईडी नहीं, तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी अगर ज्वाइन कर बीजेपी से हाथ मिला लेंगे तो लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। एक अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि बीजेपी के साथ अगर चले गए तो सारे दाग धुल गए। अभी इतने हर व्यक्ति का इनकम टैक्स का फाइल अगर मैच नहीं करता है, उसके एसेट्स लायबिलिटीज इनकम एक्सपेंडिचर मैच नहीं कर सकता है, तो ईडी को ये ब्लैंकेट परमिशन दिए कि आप जांच करो, उसको अंदर करो। वो बीजेपी का है या कांग्रेस का, उसके माथे में क्या लेके वो देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रताप सरनायक ने क्या कहा, उसको ज्यादा तजब्बुत देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कृष्णा हेगड़े साहब, आपके पास मैं लौटूंगी। आपके लीडर ने आपके वजीर आला को खत लिखा और इस तरह की बात कही, जिस पर विश्वास पाठक साहब कह रहे हैं कि ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस वक्त पार्टी में ये चल रहा है कि एक दूसरे की कद को छोटा किया जाए और प्रेशर बिल्ड किया जाए? नहीं, देखिए, विश्वास जी को शायद पता नहीं होगा कि उनके प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल साहब ने क्या कहा। तो पहले वो उसकी जानकारी लेके चंद्रकांत दादा पाटिल साहब ने क्या कहा और विश्वास जी उनके साथ सहमत है क्या नहीं उनके व्यू से, जो पार्टी व्यू है। उन्होंने कुछ अलग ही कहा। उसके बाद जो विश्वास जी ने कहा कि ईडी ने परेशान किया या जो भी परेशान किया, तो ये पूरे देश में चल रहा है। अभी स्टालिन जी तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ रहे, उनके घर पे रेड हुआ। ममता दीदी वेस्ट बंगाल में लड़ रही थी, उनके भांजे के घर पे, अभिषेक बैनर्जी के घर पे रेड हुआ। यहाँ पर महाराष्ट्र में अनिल परब जी को तकलीफ दिया जा रहा है, यहाँ पर रविंद्र वायकर जी को तकलीफ दिया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी शासन में उनके खुद तो आपके लीडर ही कह रहे हैं कि बीजेपी से हाथ मिला लीजिए, तकलीफ सारी दूर हो जाएगी। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने उनकी व्यथा आगे बढ़ाई, ये क्या हो रहा है। और उन्होंने, आप मुझे बताइए कि उन्होंने क्या झूठ कहा। चलो दूसरे मुद्दे पे हम जाएंगे नहीं, क्या उनके ऊपर ईडी नहीं लगी? क्या सर वो एक सेकेंड, वो अपनी पार्टी पर कह रहे हैं एनसीपी के हवाले से
कि एनसीपी शिवसेना से नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लगता है कि केंद्र से उन्हें परोक्ष रूप से समर्थन मिल रहा है, यानी हिमायत मिल रही है। साथ ही वो कह रहे हैं कि कोई केंद्रीय जांच एजेंसी एनसीपी नेताओं के पीछे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शिवसेना नेताओं के पीछे पड़ी हुई है। तो ये सब क्या हो रहा है? मतलब पार्टी, दूसरी पार्टी जो आपके साथ चल रही है उसी पे एक पार्टी के लीडर इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए अभी बीच में तो ये कहेंगे कि आप अपने घर की लड़ाई रखिए, अपने घर में लड़ाई बंद करिए, फिर उसके बाद दूसरों से लड़िए। महाराष्ट्र में सुनील देशमुख जी ने बीजेपी छोड़ा, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हो रहा था, मैंने छोड़ दिया। बनसोड़े जी ने छोड़ दिया, वो दोनों बीजेपी से कांग्रेस में आए। तो कोई शिवसेना का लीडर बीजेपी एनसीपी में या एनसीपी का लीडर शिवसेना में, ऐसा कोई गया नहीं है। और उसके ऊपर अगर प्रताप सरनाईक जी ने उनके लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कुछ कहा है, लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो उसको एड्रेस किया जाएगा, वो पार्टी आलाकमान ने कहा है। लेकिन ये कहना कि ये मिनिमम प्रोग्राम कहाँ है? देखिए जब से सरकार गठन में हुई है महा विकास आघाड़ी, तब से कोविड का महामारी चल रहा है, जान बचाने की हम पूरी प्रयास कर रहे हैं। उसके ऊपर जो कोस्टल रोड का काम था, बीजेपी ने सेंटर से उसका फंड रुका दिया, मेट्रो का जो फंड आना था उसको रुका दिया। जितना यहाँ पर प्रोग्रेस, हमारा जीएसटी जो है लगभग 50,000 करोड़ रुपए का जीएसटी केंद्र सरकार ने अभी तक दिया नहीं है। लेकिन फिर भी आप ऑटो रिक्शा की सरकार चलो, ठीक है। विश्वास पाठक साहब, एक तरफ ये कह रहे हैं कि आप रियासती सरकार लोगों के कामकाज नहीं कर रही है। अभी कृष्णा हेगड़े साहब कह रहे थे कि जीएसटी के पैसे उन्हें नहीं मिले, साथ ही फंड्स के हवाले से उन्हें पैसे दिए जाने थे रियासती सरकार को, राज्य सरकार को, जो नहीं मिले। साना जी, महाराष्ट्र का जो बजट होता है सालाना, वो 4,50,000 करोड़ का होता है। बाकी 4 लाख करोड़ का दोबारा प्रावधान क्या है? आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ किया आपने? उसके बारे में बताओ। सिर्फ जीएसटी करके लोगों का ख्याल भटकाओ मत। दूसरी बात, आपने ईडी की बात छेड़ी कि अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस का या एनसीपी का, शिवसेना का, तो उसकी ईडी लगती है। मैं कहता हूँ हेगड़े साहब को, हेगड़े साहब भी शायद विधायक रह चुके हैं, मैं कहता हूँ कि ये हमारा कायदे का राज्य है, हमारे देश में कानून चलता है। आप कोर्ट में जा सकते हो, बोल सकते हो कि विश्वास पाठक के अगेंस्ट आप ईडी लगाओ, इनके पास में पैसा है। आप क्यों नहीं कर सकते हो? बीजेपी का भी अगर आपको कोई मालूम है तो आप आगे आइए ना। केवल ऐसा कहना कि बीजेपी हमारे पीछे पड़ रही है, आप जरा आपका भी घर झांक के देखो। एक जनरेशन में कोई अगर 2,000-5,000 करोड़ का मालिक बनता है तो उसका पैसा कहां से आया, और देखता ईडी का कर्तव्य है, और फिर आप डरते क्यों हो? उसके लिए पार्टी को चेंज करते हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट जांच एजेंसियां अगर जांच करती है तो उससे डर काहे का? नहीं, तो इनको एक समझना चाहिए कि अगर कोई लीगल तरीके से अपना बिजनेस कर रहा है और उसमें वो स्टेट के लिए या देश के लिए रेवेन्यू लेके आ रहा है, तो एक अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि ऐसे नहीं है कि बीजेपी के कोई नेता इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, कोई नेता बिल्डर नहीं है, उन्होंने 1,000 करोड़ का टर्नओवर नहीं किया। ये खाली फुकट ये बेबुनियाद बातें हैं। मैं तो 10 नाम आपको मुंबई से गिना सकता हूँ जो बीजेपी के कोई नेता बिल्डर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने कमाया, हमने उनके बारे में कुछ नहीं कहा है। भाई आपका हक है, आपने लीगल तरीके से अगर धंधा किया है, बिजनेस किया है, तो आपका हक है कमाने का। क्यों नहीं कमा सकता एक आदमी? क्या पैसा कमाना है गुनाह है? ये गुनाह नहीं है। लेकिन अगर कोई इलीगल तरीके से पैसा कमाए, कोई उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम खड़ा करे, कोई दूसरे को ठग के पैसा कमाए, तो उसके ऊपर कोई इलीगल तरीके से पैसा कमाए तो उसके ऊपर आपत्ति होनी चाहिए। कोई अच्छा लीगल तरीके से धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसके स्टेट का रेवेन्यू बढ़ा रहा है, उसका अच्छी तरह से टैक्स भर रहा है, जो रेवेन्यू उसमें अपना भागीदारी दे रहा है, तो इसमें क्या आपत्ति है? नहीं, आपत्ति बिल्कुल नहीं है। उसने वैसा काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए, रेवेन्यू लाकर टैक्सेस भी भरना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो ये सब करें तो डरता क्यों? उसके लिए पार्टी छोड़ने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। मान लो भारतीय जनता पार्टी या ईडी उसको तकलीफ दे रही है
तो हमारे इधर कानून का राज है, आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट ठीक है, अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जानकार का ये भी कहना है कृष्णा हेगड़े साहब कि दरअसल प्रशांत किशोर ने जो शरद पवार से मुलाकात की और दूसरी तरफ जो एक मुहिम जो चल रही है कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस का फ्रंट बनाया जाए, तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस घबरा गई है, जिसके बाद अंदर खाने की सियासतें चल रही है और ऐसा लगता है कि जो लीडरशिप है वो भी कुछ कहना नहीं चाहती इस हवाले से, इसलिए जो नेता हैं नाना पटोले जैसे वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए सना जी, हाँ। आज के दिन पे प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनका एक पूरा टीम है जो पॉलिटिकल रिसर्च करती है और इलेक्शन लड़ने में मदद करती है कोई भी पार्टी को। उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी मदद किया, उन्होंने बीजेपी को भी मदद किया, नीतीश कुमार जी को भी मदद किया, ममता बनर्जी को भी मदद किया। नीतीश जी के वहां पर वो वाइस प्रेसिडेंट थे उनके पार्टी में, अमरिंदर सिंह जी को भी उन्होंने मदद किया और वहां पे वो कैबिनेट रैंक है। अमरिंदर सिंह कौन से पार्टी के है? वो कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस को क्या आपत्ति होगी प्रशांत किशोर के साथ? और प्रशांत किशोर जी अगर पवार साहब को 2 बार मिले हैं तो उसके पहले वो उद्धव साहब को भी मिले हैं और उससे पहले गुप्त मीटिंग इनसे भी हुई है, होम मिनिस्टर से। गुजरात में ऐसी खबरें आई थी। तो इस मीटिंग से क्या मतलब निकाले जाए? क्या अंदर खाने आप तमाम लोग दरवाजा एक दूसरे के लिए खुला रखते हैं कि अगर मौका मिलता है तो साथ चले जाएंगे? देखिए, हमने बहुत स्पष्ट कहा कि महाविकास आघाड़ी का सरकार एकजुट है और 5 साल चलेगा। अभी इस बात में किसी को तकलीफ हो रही है तो हम लोग उसके बारे में क्या कर सकते हैं? उसमें हमको रिएक्शन नहीं देना है, हमको लोगों विश्वास पाठक साहब 5 साल तो कह रहे हैं कि सरकार महाविकास आघाड़ी की चलेगी, लेकिन बीच बीच में जो बयानात सामने आ रहे हैं, जो हलचलें तेज कर रही हैं बातें, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है? क्या अगर कुछ बात नहीं बनती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने के मूड में है? देखिए, महाराष्ट्र में कभी ये कहते हैं 25 साल सरकार चलेगी, कभी 5 साल चलेगी, जितने भी चले। हम यही चाहते हैं कि जनता को तकलीफ न हो, और आज जनता को तकलीफ हो रही है, हकीकत है। रहा सवाल शरद पवार जी का, शरद पवार 1999 से गत 20-22 साल से उन्होंने अपनी एनसीपी पार्टी बनाई है। पार्टी बनाने के बाद 50-55 के ऊपर उनके कभी विधायक महाराष्ट्र में गए नहीं। बाकी सब प्रादेशिक पक्ष जो है, छोटे छोटे पक्ष है, पार्टियां, उन्होंने अपनी सरकार भी बना ली है। अब जैसा वो अपने चंद्रबाबू नायडू थे ना, उन्होंने भी सपना देखा था कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा और सबको मैं इकट्ठा रहूंगा। उस प्रकार का आखिरी एक प्रयास शरद पवार बाबू करना चाहते हैं। नहीं तो अगर ये प्रयास कर रहे हैं तो इसमें परेशानी क्यों हो रही है आपको? नहीं, हम शुभेच्छा दे, उनको शुभेच्छा देते हैं। ये प्रयास काफी बार हो गया है। लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, ऐसा मत करो। अगर केंद्र में एक अच्छी सरकार आई है, 313 उनको सीटें मिली है, तो केंद्र को 13 सीटें मिल जाने से अच्छी सरकार हो जाती है क्या? 313 सीटें तब मिलती है जब सरकार उन्हें मौका देती है। अच्छी सरकार तब होती है जब दोबारा आप बनते हैं। तो दोबारा बने ना। नहीं, अब दोबारा अब अगला जो इलेक्शन होगा उसको लेकर मैं बोल रही हूँ। अगले बार भी जरूर मोदी जी बनना है। आप बताओ कौन बनेगा? आप बताओ कौन बनेगा? मान लो चलो शरद पवार ने थर्ड फ्रंट बना भी लिया, तो थर्ड फ्रंट में ममता जी रहेंगी, जिसको प्रधानमंत्री बनना है। उसमें और कोई रहेगा, उसको प्रधानमंत्री बनना है। उद्धव ठाकरे तो पहले प्रधानमंत्री। थर्ड फ्रंट में ही कई सारे चेहरे हैं, आपका कहना है कि उसी में लड़ाई होती रहेगी। कृष्णा हेगड़े साहब, ये तो 50 साल से ही चल रहा है थर्ड फ्रंट की बात। कृष्णा हेगड़े साहब, आपका रिएक्शन। 2014 के पहले बीजेपी की कितने सीट थी? उनके सीट थे 45 कुछ सीट थे महाराष्ट्र में, और उनके केंद्र में भी कोई सीट ज्यादा नहीं थे, लगभग 110-120 सीट होंगे उनके। मोदी जी का जो हवा चला उसके वजह से बीजेपी का आज महाराष्ट्र में एक अच्छा साइजेबल सीट है, केंद्र में साइजेबल सीट है। तो पहले उनको ये भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, हमेशा वो कहते थे कि भाई शिवसेना हमारा बड़ा भाई है, हमारा बड़ा भाई है। 40 साल उन्होंने बड़ा भाई के घर पे रह के, शरण लेके, बड़ा भाई के साथ तरक्की करके बाद में कुछ सीट ज्यादा आ गए तो अभी आप हमारे छोटे भाई हो, ऐसा थोड़ी होता है। बड़ा भाई ही रहता है, वो उनको समझना चाहिए कि बड़ा भाई और छोटा भाई की राजनीति जो हमने देखी है महाराष्ट्र में, इसी वजह से सत्ता गई। विश्वास पाठक, आज आपका लास्ट कमेंट। नहीं, बड़ा भाई छोटा भाई विषय ऐसे नहीं था। देखिए, छोटे भाई की भी ताकत बढ़ती है। देखो, बड़ा भाई और छोटा भाई ये रिलेशनशिप कब चलता है? जब बड़ा भाई छोटे भाई के बारे में भी सोचता है, और छोटा भाई तो अगर अभी फिर से सोचा जाए तो क्या आप मानेंगे? आप लोगों ने दरवाजे खोल रखे हैं।
जो अंदर खाने मीटिंग्स हो रही हैं, तो उसका मतलब यही समझा जाए क्या? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम हमारे बलबूते पे लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता भी बहुत एक चाणक्य है। वो जो मैंडेट देते उस प्रकार से हमको बर्ताव करना पड़ता है। जैसे 2019 में हम एक साथ लड़े, 2014 में अलग अलग लड़े, अलग अलग लड़ने के बाद मैंडेट कैसा है, हमको इलेक्शन के बाद में इकट्ठा आना पड़ा। इसलिए जनता जो कहेंगे उस प्रकार से हमको बिहेव करना ठीक है। पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जो आवाम कहेगी वही हम करेंगे। वहीं शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार का ये कहना है कि अगले टेन्योर तक उनकी सरकार ऐसी ही चलती रहेगी। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आदाब।